नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आज हम बजट 2025 का विश्लेषण करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज मेरे साथ पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं जो आज के बजट को समझाने में और समझने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारे साथ कौन जुड़े हैं? गौरव मशरूवाला जो योगिक वेल्थ के ऑथर भी हैं, साथ ही है विरल भट्ट, मेरे साथ है निशा संघवी, भारती पंजाबी और फॉरम शाह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विश्लेषण के कार्यक्रम में। तो आज हम बजट 2025 का विश्लेषण करने वाले हैं। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या हमारे लिए कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, तो चलिए जानते हैं। फॉरम आपसे जानेंगे, शुरुआत बताइए, आपको बजट में क्या अच्छा लगा? ये जो बजट आज अनाउंस किया गया है वो 4 पिलर्स पे अनाउंस किया गया है, जो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, अपना इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये 4 सेक्टर में यदि बढ़ावा दिया जाए तो देश की इकोनॉमी सर्टेनली आगे बढ़ेगी। एंड यही हमारे गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि भारत को हम एक ऊंचाई पे ले जाएं। 2047 जो इनका टारगेट है अमृतकाल का, वहाँ उन्हें पहुँचाना है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ावा देने से रूरल सेक्टर को फ़ायदा होगा। एमएसएमई से हम इनोवेशंस और छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें फ़ायदा होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की नहीं, बट इन्वेस्टमेंट्स इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो लोगों को कैसे आगे लाया जाए, लोगों का विकास कैसे हो, ये उनका एक उद्देश्य है। और लास्टली जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जहाँ से हमें फॉरेन रिजर्व्स मिलेंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स में बढ़त होगी, हमारा रूपी स्ट्रांग होगा, ये चारों सेक्टर उन्होंने कवर किए हैं। बिल्कुल। गौरव जी, आप इतने सालों से बजट करते आए हैं, हम साथ में कितने शो कर चुके हैं, इस बजट की क्या खासियत रही, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा? अच्छा तो काफी कुछ लगा है। उन्होंने बच्चों से लेके बुढ़ों तक कितना कुछ फायदा दिया है। आंगनवाड़ी, स्कूल की कनेक्टिविटी वाया इंटरनेट, उन्होंने फॉरेन एजुकेशन में टीसीएस में बदलाव किया, आईआईटी, जॉब क्रिएशन, उन्होंने इनकम टैक्स की मर्यादा बढ़ा दी, उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी टीसीएस में बदलाव किए। जो एक बात बहुत वो है कि हेल्थ टूरिज्म कर रहे हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल सेंटर डाल रहे हैं। हम दवाइयों पे भी टैक्स कम कर दिया। लेकिन जो एक आम आदमी जो कर्ज करता है उसे डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देते? वो जब दवाई का खर्च करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम से जाता है। वो जब मेडिकल प्रीमियम भरता है, अगर नए टैक्स रेजिम में है तो उसकी टैक्सेबल इनकम से जाता है। वो घर के बुजुर्गों को जब उनका प्रीमियम भरता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम से जाता है। तो डायरेक्ट को भी डायरेक्ट। सही बात है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बजट में ये रह गया। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक हाईलाइट के तौर पे आखिर में अनाउंस भी किया, और जो सच में एक हाईलाइट रहा वो था लोगों के हाथ में पैसा आना, कंजम्पशन बढ़ाना। और उसके लिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई, 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं, आपकी सैलरी है, तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, मगर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। भारती जी, सही में ऐसा ही है? हाँ, कहीं हद तक ये सही है। जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं, जिनका इनकम 12 लाख तक है या सैलरीड प्रोफेशनल्स 12,75,000 तक है, उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आपकी इनकम अगर उसके ऊपर है तो एज पर टैक्स स्लैब्स आपको टैक्स भरना है, और ये एप्लीकेबल सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही है। याद रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में है। तो निशा जी, कितने पैसे हाथ में आएंगे? निशा, ये जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कि 12 लाख तक नो इनकम या 12.75 लाख फॉर सैलरी नो इनकम, इसमें हाथ में जो आएगा पोस्ट टैक्स वो ज़्यादा पैसे आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख तक। तो ये एक जो है डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हाथ में तो पैसे आने वाले हैं। लेकिन विरल जी, हाथ में पैसे आ गए, उसका सही उपयोग कैसे करना, ये कैसे हो पाएगा? देखिए निशा जी, ये हमेशा आशा रही है हमारी कि टैक्स में कुछ छूट मिले, टैक्स में कुछ बचत हो। तो वो आशा आज हकीकत में उसका बदलाव होते हमने देखा। अभी बदलाव तो हो गया। हमेशा लोग कह रहे थे कि टैक्स में कुछ छूट दी जाए, छूट मिल गई। अभी वो छूट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे हमेशा प्रश्न होता है। देखिए, अगर हम
हमारे इकोनॉमी की बात करें, हमारे कंट्री की बात करें, और फाइनेंस मिनिस्टर के डेफिनेटली दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन बढ़े, राइट। कंजम्पशन यानी ये पैसा जो हाथ में दे रहे हैं वो कंजम्पशन, उसका इस्तेमाल कंजम्पशन में हो, जिससे इकोनॉमी अच्छी हो, जिससे अपना भारत देश और आगे प्रगतिशील हो। अभी अगर ये चीज वो क्या कंजम्पशन में कन्वर्ट होगा कि इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दूसरे कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है उसके सामने अगर हम देखेंगे तो हमारी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है और वो स्पेंड कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर जो उनको तकलीफें आएगी, वो डेट में ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे। तो ये सब चीज ना हो तो मुझे लगता है कि छूट तो मिल गई, पैसा भी बचेगा, बट उसको क्या स्पेंड करेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली दोनों के तरीके से सोचना चाहिए। आप स्पेंड भी करिए, कोई बुरी बात नहीं है स्पेंड करना, ओवर स्पेंड मत करिए, और इन्वेस्टमेंट इस तरह से करिए जिससे आपको आने वाले सालों में उसका फायदा मिले। ये बहुत बड़ी बात कही है कि आपके हाथ में पैसे आने वाले हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि 8 पे कमीशन की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और साथ में टैक्स में भी आपके पास हाथ में पैसे बचेंगे। लेकिन निवेश ये सबसे ज़रूरी है। बचत तो आप कर ही लेंगे, लेकिन निवेश करके आपके पैसे को मल्टीप्लायर करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन फॉरम मुझे एक समझ में नहीं आया, ये 6 लाख तक की छूट दी गई है TCS TDS के, ये ज़रा समझाएंगे क्या है? जो 2 प्रावधान इन्होंने बताए हैं, एक तो TDS होता है विच इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर हमें कोई आमदनी होने वाली होती है तो कुछ हद तक सरकार उस पर टैक्स कट करके ही हमें पैसे देती है, दैट इज़ TDS। तो इस संदर्भ में सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है। सीनियर सिटीजन्स जो है, हमारे रिटायरीज जो है, ज़्यादातर इंटरेस्ट इनकम पे रहते हैं, आमदनी चलाते हैं, गुजारा चलाते हैं, तो उनके इंटरेस्ट इनकम पे अभी लिमिट 50,000 था, जिस पे TDS एग्जेम्प्ट था। वो लिमिट बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो यदि आप 1 लाख तक की इंटरेस्ट अगर आपको मिल रही है तो उस पर आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। दैट इज़ द फर्स्ट प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन ये भी रहा है कि अगर आपको रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम पे TDS की छूट 2,40,000 तक की थी, जिसको बढ़ा करके 6 लाख कर दी गई है। एंड जो तीसरी चीज़ आपने पूछी वो TCS, तो TCS इज़ बेसिकली अ टैक्स जो आपको देना होता है जब आप दूसरी कंट्रीज़ में पैसे रेमिट करते हैं। ओके, तो वो उसमें उन्होंने चेंजेस की है। उसमें लिमिट जो पहले 7 लाख थी उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दी है। एंड एजुकेशन पर्पस के लिए यदि आप पैसे रेमिट करते हो इन स्पेसिफिक कंडीशंस, तो वहाँ पे भी उन्होंने पूरी रिबेट दी हुई है। ये तो बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया है। गौरव जी, आपको नहीं लगता घूम फिर के सब बातें रियल एस्टेट पे आ रही हैं? हमने देखा मुद्रा लोन भी दे रहे हैं, खास करके आप होम स्टे लेते हैं तो, और अफोर्डेबल हाउसिंग में जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए स्वामी 2.0 स्कीम भी वापस लॉन्च कर दी गई है। तो रियल एस्टेट बेनिफिट लेगा इससे? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो एंसिलरी बहुत सारे सेक्टर है उसमें ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा सेक्टर इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो इनडायरेक्टली इन सबको बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। और ये जो आंगनबाड़ी वगैरह की बात की है, तो जो रियल एस्टेट के टेम्पररी वर्कर्स है उनको भी लाभ होता है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। तो ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी बात की गई है, और इसके लिए ओवरऑल इकोनॉमी बढ़े, ये उनका आदेश है। और कह सकते हैं जुलाई बजट में जब रेंटल हाउसिंग की बात भी उन्होंने की थी, कहीं ना कहीं उससे ये रिलेवेंट हो जाएगा। इतने सारे घर जो फंसे हुए हैं वो लोगों के हाथ में आ जाएंगे, तो वो आगे जाके उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, रेंटल मिलने का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दूसरा उसकी जो रेंटल इनकम थी वो भी निकालती। आज की तारीख में भी सभी भारतीय के पास खुद का घर नहीं है, तो सरकार को किसी ना किसी तरह हाउसिंग को बढ़ावा देना ही है। सिर्फ एक बात मैं हमेशा दोनों से बात करता हूँ, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो लिमिट ये टाइम भी नहीं बढ़ा। तो देखिए, अगर 2-2.5 लाख की लिमिट है, अगर 8% रुपया तो 20-25-30 लाख तक लोन देता हूँ तो ठीक है, लेकिन बड़े घर में 30 लाख का घर मिलता ही नहीं। सही बात। तो पहले घर पे तो पूरा प्यार
होपफुली आजकल तो ऐसा होता है ना कि बजट के बाहर में बहुत सारे अनाउंसमेंट आते रहते हैं, तो विश करेंगे कि इसके लिए भी कुछ प्रावधान आगे जाके हो पाए। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी एजुकेशन में एआई, क्योंकि आज के दौर में बच्चों को देखें या हम एआई जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा कदम हम समझ सकते हैं। हाँ, आई थिंक 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। एक तो 50,000 टिंकरिंग लैब्स वो क्रिएट करेंगे रूरल स्कूल्स में, ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़े और वो आके जाके इनोवेटर्स और लीडर्स बने हमारे कंट्री में। सेकंड, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं रूरल इंडिया में और स्कूल्स में वो प्रोवाइड करने वाले हैं। That is again a very very positive point. And third, expansion of IITs is something that is going to be done in that sector as well. तो इसमें एक नया इनोवेशन हम ज़रूर एजुकेशन में देखेंगे, और आज की पीढ़ी को ये सब सीखना और सिखाना दोनों ही उतना ज़रूरी है। निशा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अनलॉक हो रहे हैं बहुत सारे, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज होगा भारत के लिए कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हम उभरें। यस, सो इन्होंने डिफाइन किया है कि टॉप 50 डेस्टिनेशंस को बहुत सारे प्रोविजंस मिलेंगे, स्पेशली इनको डेवलप करने के लिए स्टेट और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। क्लोज टू 50,000 करोड़ एलोकेट किए हैं ये पूरे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। पैरेलली उनकी टूरिस्ट की सिक्योरिटी, क्लेanलीनेस प्लस अदर फैसिलिटीज जैसे हाउसिंग है, मतलब जैसे होटल है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, एब्सोल्युटली। तो जैसे गौरव सर ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी को काफी बढ़ावा मिलेगा, तो ये टूरिज्म को बूस्ट करने से काफी सारे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा इनडायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि रूरल में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, तो हमें लोकल्स को ही वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, बाहर निकल के जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस जो मुद्रा लोन्स दे रहे हैं वो भी काफी इनकरेजिंग है। तो कह सकते हैं एक तो जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए पहल की गई है, लोगों के हाथ में पैसे आए इसके लिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट दी गई है, एजुकेशन और मेडिकल पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बहुत सारी हम देख रहे हैं कि सिटीज़ रीडेवलप करेंगे विरल, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन, वाटर, क्या मार्केट को ये सारी अनाउंसमेंट पसंद आई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप आज एक के बाद अगर अनाउंसमेंट्स देखें, हर एक तबके को उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। डेफिनेटली ये जो गरीब तबका है और फिर जो मिडिल इनकम जो अर्नर्स हैं उनका ध्यान रखा ही है, बट साथ में ऐसी भी बातें हैं और ऐसे सेक्टर्स को उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिलेगा हमारे इकोनॉमी में। उसमें से मुझे एक पॉइंट जो लगता है कि गीग वर्कर्स जो है, हम कहते हैं गीग इकोनॉमी, अभी जिससे इसका बढ़ावा हर साल हमें देखते हुए दिख रहा है, उसमें जो गीग वर्कर्स हैं, यानी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो काम करते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कहना है तो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गए, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो जिनसे जुड़े हुए हैं लोग और जो काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देना, ये बहुत बड़ा कदम है मेरे हिसाब से। और उसमें दो चीज उन्होंने की है, एक तो जो ई श्रम पोर्टल है वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, उनको रजिस्टर्ड करना, तो एक फॉर्मल इकोनॉमी का वो हिस्सा बनेंगे, और साथ साथ में उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, जो PMJY जो इंश्योरेंस है वहां पे उनको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और एक सोशल सिक्योरिटी देना और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि देखिए आप ये गिग इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं हम, उसका बढ़ावा कहाँ पे हुआ है और कहाँ पे करना है। जो Tier 2, Tier 3 सिटीज जो है वहां पे उनका फैलाव अभी भी इतना नहीं है, और वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय जनरेशन हो, फॉर्मल इकोनॉमी में वो जुड़े, ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल फॉर्मल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो है, जो हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, हमेशा न्यू इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स की बात करते हैं जिनका समावेश अभी आने वाले 5 साल 10 सालों में
ये सरकार करना चाहती है और अच्छी तरह से करना चाहती है, तो उसमें से ये एक कदम मुझे आज का जो लिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही सस्टेनेबिलिटी की भी बात की है, तो सोलार पावर जैसे का इक्विपमेंट्स हैं उन पे भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि ईवी की भी बारीक बात की है। यूजुअली हम देखते हैं कि कार की या ऑटोमोबाइल की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस बार ईवी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो प्रदूषण और सस्टेनेबिलिटी भी सरकार का फोकस है। यूजुअली हम देखते हैं ना, बजट क्या होता है, हमारे घर का बजट कैसे होता है, मेरी आय कितनी है उसके हिसाब से मैं खर्चा करूँगा, लेकिन सरकार का बजट ऐसा होता है कि पहले मुझे लोगों के हाथ में पैसे देने हैं और फिर मैं कहाँ से पैसे इकट्ठा कर पाऊँ, इसका जुगाड़ करना है। गौरव जी, पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो सभी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। टैक्स रेट घटाए, लेकिन अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। अगर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, अगर हेल्थ टूरिज्म बढ़ता है, तो उससे भी देश की आमदनी बढ़ेगी। तो ओवरऑल ग्रोथ अगर होता है तो टैक्स आएगा। तो टैक्स के मार्फत हम देख सकते हैं वहाँ से पैसे जुटाने की कोशिश की गई है। हमने कैसे चाह की नीति में टैक्स रेट घटाओ, टैक्स नेट बढ़ाओ, और यही किया है। तो कह सकते हैं बहुत सारे लोग टैक्स, और अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने पर्सनल टैक्स जो भरते हैं उन्होंने आगे आके भरा है। मतलब लोग आगे आ रहे हैं और लोग आगे आए, इसके लिए पहल की गई। तो कई बार मिडिल क्लास की कंप्लेन होती है कि भाई आप निचले तबके को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लाते। तो चलो इस बार थोड़ा बहुत उनके लिए भी दिख रहा है। सिटी रीडेवलपमेंट की बात कही गई है, इससे कितना आपको लगता है बेनिफिट होगा? सिटी रीडेवलपमेंट से बेनिफिट, सिटी रीडेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने रूरल रीडेवलपमेंट की भी बात करी थी। एक पॉइंट पे जब ये फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर रहे थे तभी उन्होंने ऐसे भी बताया कि सिटीज़ पे हमें स्ट्रेस कम देना है ताकि रूरल एरियाज हम डेवलप करें, सो दैट माइग्रेटरी वर्कर्स जो आते हैं वो थोड़े कम हो जाए। तो बेसिकली सिटीज़ को वो लोग टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करना चाहते हैं, बट ओवरऑल पूरे देश में डेवलप करवाना है इन्हें, सो दैट एवरीबडी, सबके साथ सबका विकास, ये उनका मोटो रहा है। तो इस ही दायरे में उन्हें आगे बढ़नी है। सिटीज़ रीडेवलपमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग जब भी हम बोल रहे हैं तभी वाटर सप्लाई है, सैनिटाइजेशन है। सो जब हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं या टूरिज्म से लोगों चाहते हैं कि लोग आए, हमारा देश देखें, तो डेफिनेटली हमारे देश की अच्छी छवि ही उन्हें दर्शानी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये करना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस मामले में अगर यदि सरकार ने सोचा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे थोड़ा बहुत डीकंजेशन अगर हो सिटी में तो सिटी ड्वेलर्स को भी उसका फ़ायदा होगा, साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरव जी, हम इतने सारे बजट कई सालों से कवर करते आ रहे हैं, हर बार होता है कि कोई ना कोई स्टेट को कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है, लेकिन पिछले बजट और इस बजट को देखें तो बिहार की तो चांदी ही चांदी है। सही बात है, पॉलिटिकली ये थोड़ा मोटिवेटेड है, लेकिन और एक चीज भी याद रखने की जरूरत है। बिहार हमारे देश के लिए बहुत टूरिज्म ला सकता है। बुद्धिज्म का पूरा उद्भव बिहार से हुआ है, और अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार में सेफ्टी के इश्यू है, अगर सेफ्टी मिलती है, वुमेन ट्रैवलर को सेफ्टी मिलती है, तो इनडायरेक्टली बिहार विल गेट लॉट टूरिज्म फॉर। तो यस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बट टूरिज्म एंगल है। तो हम कह सकते हैं जैसे मोदी जी ने पहले कहा था कुछ दिन बिताओ गुजरात में, इस तरह से अब कुछ दिन बिताओ बिहार में, ये भी एक मोटो आगे बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन बिताओ भारत। अरे वाह, यही तो एक पूरा हम देख रहे हैं बजट उसके आगे पीछे ही घूमता दिख रहा है। तो आपने पढ़ा था हाल ही में कि मोदी जी ने कहा कि अगर आपको एडिबल ऑयल खाना है तो मतलब सेहतमंद रहना है तो ऑयल थोड़ा कम कर दीजिए। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने मखाने के एक्सपोर्ट के लिए या उनके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खास एक पॉलिसी बनाई है। सो मखाना जो है ये मेजरली बिहार में ग्रो होता है, तो बिहार में मखाना बोर्ड क्रिएट होगा जिससे कि मखाना जो फार्मर्स ग्रो करते हैं मखानास को, उन्हें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उनको वेदर रिलेटेड जो है या उनके सॉइल रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों को उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज बिहार has become a hub for growing makhanas, and
लॉट ऑफ मखानास गेट एक्सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि अब वो सुपर फूड डिक्लेयर कर दिया गया है, जबकि हम तो सब बचपन से खा रहे हैं, लेकिन सडनली इट हैज गॉट अ टैग ऑफ सुपर फूड। और हाल ही में हमने बहुत सारे ऐसे रिसर्च देखे हैं कि जी। एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। यस, हमारे यहाँ हम कम कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। सो इसे पूरा बढ़ावा मिल रहा है। अगेन जैसे गौरव सर ने कहा कि बिहार को एक पॉलिटिकल एंगल की जगह टूरिज्म प्लस सच ग्रोथ भी मिल रही है, बिकॉज मखाना सुपर फूड एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट, तो लोकल क्यों ना खाए। निशा जी, और एक बात, जब बिहार की बात करते हैं हम एजुकेशन का एंगल भूल जाते हैं। नालंदा, यस, उसको भी बढ़ावा चाहिए। उसके अलावा क्योंकि नालंदा है, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड रिपोजिटरी, ये भी ज्यादा वहीं पे है। ये अब तक बाहर नहीं आ रहा था। ये भारत की धरोहर है। अगर इन्हें बाहर लाते हो तो बिहार में है तो वहीं करेंगे। अगर ये धरोहर कहीं है तो उनको फायदा होगा, पर जो बिहार में है वो है। अब तक बिहार का विकास नहीं हुआ। जो भी काम पॉलिटिकल एंगल हो, सेफ्टी हो, बस जैसे नॉर्थ ईस्ट को बेनिफिट मिलता है, ये राज्य को भी ऊपर लाना चाहिए। डेफिनेटली, और इसमें ये चर्चा की भी गई है वीरल, क्योंकि आप देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी इतना ही फोकस दिया गया है और जैसे बिहार को भी आगे बढ़ाया गया है। एक्चुअली देखेंगे ना तो सिस्टमेटिकली ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से हर एक साल या हर एक 5 साल में अगर आप देखेंगे ना कि 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इतने एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, या तो वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बट अब तक वो पोटेंशियल का फायदा नहीं उठाया है। तो आप अगर यूपी की बात करें, वहाँ पे मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और टेम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जो टूरिज्म में इजाफा हुआ है वो काफी काबिल तारीफ है। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो स्टेट्स थे, गुजरात से शुरू करें तो गुजरात में भी पहले ऐसे डेस्टिनेशंस नहीं हुआ करते थे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी जो लास्ट 10-15 साल में वहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है, वहाँ पे जो बढ़ावा मिला है, और ये एक फोकस्ड अप्रोच के साथ ये गवर्नमेंट जो दूसरे स्टेट्स हैं जो अब तक वहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है और उसको बढ़ावा देकर अच्छी तरीके से वो इंडिया के मैप में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लाने की कोशिश काफी अच्छी तरीके से ऐसे नीश सिटीज और नीश प्रोडक्ट्स को कैटर करने की कोशिश यहाँ पे हुई है। एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी। पिछले 2 बजट्स में वाइब्रेंट सिटीज की बात की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो ये जो वाइब्रेंट सिटीज एंड टूरिज्म अराउंड दैट है ना, वो कॉन्सेप्ट लेके ही ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी विरल भाई ने कहा कि टेम्पल्स हैं, वेदर इट इज बिहार और वेदर इट इज गुजरात या यूपी हो, टेम्पल टूरिज्म। आज के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने मेडिकल टूरिज्म ये एक टर्म दिया। सो बेसिकली ये लोग टूरिज्म के माध्यम से अलग अलग एंगल्स देके देश का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूर, अगर सब लोग एक साथ विकास करेंगे तो सबके लिए बेनिफिट ही रहेगा और भारत उसके साथ विकसित होगा ही होगा। भारती जी, आपका बेटा छोटा है इसलिए ये सवाल मुझे आपको ही पूछना था। टॉय एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट रहा है कि भाई हज़ार्डस हो सकते हैं ऐसे टॉयज़, और पता है हम किस पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आई थिंक आत्मनिर्भर भारत जो ये एक टर्म है, उसके में मेक इन इंडिया में जो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंटली हम बहुत समय से बात करते आ रहे हैं, उसमें ये बजट में मेक इन इंडिया टॉयज़ which are unique, innovative and most importantly sustainable, जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। एंड इस पॉइंट को लेकर हमारे जो टॉयज़ के इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, एंड वी विल बी यूजिंग टॉयज़ फॉर आवर चिल्ड्रन विच आर मेड इन इंडिया, एंड दैट विल मेक अस आत्मनिर्भर। तो डेफिनेटली, तो अब आपको खिलौने मिलेंगे मेक इन इंडिया वाले। अच्छा, बहुत समय से सरकार को एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, वो है जॉब क्रिएशन, और उसमें भी सबसे ज़्यादा था पोस्ट ऑफिस। जब हम कहते थे ना पुराने ज़माने डाकिया आता था, डाक लेके आता था, आज वापस उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है। खास करके पेमेंट बैंक, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नया टर्म है, समझाएंगे प्लीज़? देखिए, वो क्या नाम था, डाकिया डाक ही जाता था। थोड़े सालों बाद और एक पिक्चर बना, बहुत संदेश आते, तो वहां पर डाकिया संदेश लाता था। मनी ऑर्डर था लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं होता था।
और जो पोस्टल डिपार्टमेंट की रीच है, मेरे ख्याल से राजस्थान में एक ऊंट के ऊपर एक पोस्ट ऑफिस, वो ऊंट घूमते रहता है और गांव में हफ्ते में एक दफे। इतनी रीच, इतना नेटवर्क कहीं भी नहीं है दुनिया में, इतना नेटवर्क हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट का है। वो लोग की बैंक थी लेकिन इतना उपयोग नहीं होता था, तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि ये बैंक का भी उपयोग हो। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है हमारे पास, तो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, गवर्नमेंट को फायदा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को फायदा है और आम नागरिक को भी फायदा है। तो कह सकते हैं ये बहुत बड़ा कदम है रिवाइव करने के लिए इंडियन पोस्ट को। फौरन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतने लोगों के हाथ में पैसे तो आएंगे, लेकिन क्या लोग पैसे बचा भी पाएंगे? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी लोग पैसे बचा पाएंगे या नहीं, वो तो लोगों की फितरत पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं आजकल, हम देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड खर्चे करते हैं या एडवेंचर बेस्ड खर्चे करते हैं। यू नो, हमें किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो यदि उस पर पैसे खर्च करने पड़े तो हम कर देंगे, हम दूसरी बार सोचते नहीं हैं उसके ऊपर। तो ये जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं शायद लंबे अरसे में ये हानिकारक हो सकता है, बट अगर बच्चों को या सब लोगों को सही डायरेक्शन मिले कि पैसे जो बच रहे हैं वो निवेश करके भी हम फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं, तो इकोनॉमी में और ज़्यादा भी बूस्ट। लेकिन पहले निवेश के लिए बहुत सारे आयाम थे, इवन टैक्स बचाने के लिए लोग इंश्योरेंस भी ले लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, निवेश करके भी हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी जैसे हो गया, जस्ट अर्न एंड स्पेंड। बट ये शॉर्ट टर्म फायदे देख रहे हैं ना लोग कि अभी मुझे स्पेंड कर रही हूँ, अगर मैं अभी निवेश नहीं करूँ, मतलब अभी निवेश कर दूंगी तो स्पेंड नहीं कर पाऊंगी और निवेश के तो कोई फायदे नहीं है, इसके लिए रादर स्पेंड करूँ। बट लॉन्ग टर्म में जो वो जमा पूंजी जब इकट्ठी होती है तो उसका वो जो फायदा है, वो खुशी है, वो हम नहीं जान पाएंगे अभी राइट नाउ। तो होपफुली आप सब लोग जो ये सुन रहे हैं वो निवेश ज़रूर करेंगे, उससे मत चूकिएगा। निशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इवन पल्सेस के लिए सी फूड हमेशा से एक बजट का पार्ट रहा है, उनके लिए भी इस बार भी कुछ ना कुछ तो है ही। इस बार वाले बजट में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो है पल्सेस की। एज अ कंट्री, इसके पहले वाले बजट में उन्होंने मिलेट्स की बात की थी, इस साल उन्होंने पल्सेस की बात की है, स्पेशली तुअर, उड़द एंड मसूर। ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट पल्सेस है जहाँ से हमें जो वेजिटेरियन स्पेशली है उन्हें प्रोटीन्स मिलता है। तो वो पार्ट जो लोग पल्सेस उगाते हैं और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में रजिस्टर हो जाएंगे, उन्हें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, जो अगले 5 साल में ग्रो करके हमें प्रोटीन रिच ग्रेन्स देंगे। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज सुपर फूड की हम बात करते हैं, आजकल हम कार्ब्स और प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम सब्जी और इसकी बात नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है। वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये ग्रोइंग फार्मर्स को भी काफ़ी उन्होंने प्रोविजंस दिए हुए हैं। प्लस ऐसा उन्होंने आज के बजट में ये भी कहा कि सी फूड जो है, श्रिम्प्स है या फिशेस है, वी आर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो इसे भी इनको भी प्रोविजन दी गई है कि इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में जो सब्सिडीज है इन सबको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये पल्सेस है जो नॉर्मल ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वाले फार्मर्स हैं, प्लस जो सी फार्मिंग करते हैं उन्हें, ये तीनों फार्मिंग साइड को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। प्लस जो कॉटन सीड्स है, सो टेक्सटाइल में भी उन्होंने काफ़ी ये किया है, बढ़ावा दिया है कि मेक इन इंडिया। तो अगर हमारे कॉटन सीड्स अच्छे बनेंगे तो हमें जो फैब्रिक मिलेगा, जो हम ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, हम सब कॉटन प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। तो इससे भी काफ़ी फायदा होगा और अगेन मेक इन इंडिया एंड बढ़ावा मिलेगा इकोनॉमी को। ज़रूर, क्योंकि अब तक आपने बजट देखे होंगे ना, तो जो की सेक्टर्स रहते थे ना, वो टेक्सटाइल होता था, एग्रीकल्चर होता था, ऐसे जो पर्टिकुलर जो सेक्टर्स होते हैं वो खास फोकस, रेलवे होता था, लेकिन रेलवे की तो इस बार बात ही नहीं हुई। लेकिन जो खास बात हुई वो थी FDI की, क्योंकि विरल हमें पैसे तो चाहिए, हमारे यहाँ पे निवेश भी चाहिए, क्योंकि FDI उतना ही महत्व का है। इंश्योरेंस में 100% FDI कितना फ़ायदेमंद?
देखिए, इंश्योरेंस की जब बात करते हैं, अभी भी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम लोग ही इंश्योर्ड है और अंडर इंश्योरेंस ज़्यादा है। नो डाउट लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, बट ये अवेयरनेस और अच्छे से कैसे बढ़ सकती है, प्रीमियम्स और कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और कैसे जो एंड कंज्यूमर है उसको उसका बेनिफिट मिले। तो ये जो बाहर की जो देश की कंपनियां हैं वो यहाँ पे अगर आती है तो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 74% से 100% का एफडीआई कर दिया है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा मूव है और काफी टाइम से यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे थे कि अगर इंश्योरेंस में 100% एफडीआई हो जाता है तो कॉम्पिटिटिवनेस जो बढ़ेगी और प्रीमियम शायद से कम होंगे और प्रोडक्ट्स वाइज भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे, क्लेम सेटलमेंट अच्छे से होगा, प्रोसेस एक अच्छा होगा। तो ये काफी टाइम से उम्मीदें थी। तो मुझे लगता है ये 74 से 100% का जो एफडीआई का इंश्योरेंस में लाना है वो काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आने वाले कम से कम 2-3 साल में इसका कहीं ना कहीं उसकी अच्छी असर दिखने मिलेगी हमारे कंट्री के लिए। तो इतनी सारी चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल ड्रिवन भी रह गया। देखिए, जो G20 था वो मुझे लगता है इंडियन फूड प्रमोट करने के लिए वो टाइप करेंगे। जर्मनी में जलेबी, फ्रांस में फरसान, रोम में रस, स्विट्जरलैंड में सेव, यूक्रेन में ऊंधियू, थाईलैंड में ढोकला। अरे खुशियों भाई, जहाँ जाएंगे अभी पासपोर्ट नहीं चाहिए, थेपला और खाकरा बताओ और जाओ। बस, तो फिर भारत को प्रमोट करने का ही तो ये एक उद्देश्य है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं इस बजट में खासकर टूरिज्म को बढ़ावा मिला, रियल एस्टेट को बढ़ावा मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की पहल की गई है और रोज़गार को भी आगे बढ़ाने की पहल की गई है। तो कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इसी तरह आगे आपको कोई भी उलझन हो, समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका एक्सप्लेनेशन या समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और बजट को समझाने में और समझने में हमारी मदद की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।